नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों, अब आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कीजिए बिकॉज़ वहाँ भी आपके लिए अच्छे कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो डियर, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सीटेट स्पेशल है तो ये भी लगाइए प्रैक्टिस सेट और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सो डियर, फर्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए। स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस एवं अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है, अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता, व्याकरण को सीखने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, या व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। तो डियर आंसर इसका जो सही होगा कि स्कूलों में जो व्याकरण शिक्षण जो कराया जाता है वो नीरस रुचिकर हो जाता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों, क्या एक रीज़न है? तो डियर इसका जो आंसर सही होगा क्योंकि स्कूलों में इसको पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए प्राय आपकी जो मीन्स जो पुस्तक है उसका सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से उनको कुछ भी डालना नहीं होता टीचर्स को, बस उसमें जो मीन्स जो रट्टाफिकेशन वो करवाती हैं तो वो एक पुस्तक मीन्स रट्टाफिकेशन पर ये जोर डालती है। तो इससे जो बच्चे हैं वो मीन्स इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इससे क्या होता है जो आपका व्याकरण शिक्षण है वो नीरस और अरुचिकर हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं रहता, इफेक्टिव नहीं रहता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रीति 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके प्रति किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो ऑप्शन जो है अलंकार समझाना, छंद समझाना, रस समझाना या साहित्यिक विधाओं का परिचय। तो डियर 8वीं कक्षा है जो 8वीं कक्षा, तो इसका सही जो आंसर होगा कि किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो 8वीं कक्षा के स्तर के अनुरूप जो प्रीति है उसको भाषा शिक्षण में साहित्यिक विधाओं का परिचय उसको देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है सर्वप्रथम जो उसकी व्यवहारिक जो भाषा है उसका प्रयोग करता है, तो उसके पश्चात और व्याकरणिक जो पक्ष होता है उसको सीखता है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना, या छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना, छात्रों को धारा प्रवाह प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना, या उपरोक्त सभी। सो 33 का जो सही आंसर होगा डियर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का जो उद्देश्य है कि छात्रों को एक सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना उनको सिखाना होता है, और उनको मीन्स वो स्वाभाविक ढंग से कैसे वो बातचीत कर सकते हैं, परस्पर जो वार्तालाप होती है, कम्युनिकेशन जो आपस में वो करते हैं उसकी आदत उनमें विकसित करनी होती है, और वे किस तरह से बोलते हैं, उनकी जो इफ़ेक्टिव जो लैंग्वेज है उसको कैसे मीन्स इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव ज़्यादा कर सकते हैं, तो उनकी वाणी में उनको ऐसे बोलना थोड़ा वो सिखाते हैं। तो ये सब मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आंसर फोर्थ इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है। तो यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है डियर, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। चॉम्स्की, ओरोरिन, वाइगोत्स्की या जीन पियाजे। तो आंसर बताना है भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। यह जो कथन है ये चॉम्स्की का है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है, सही रूप से समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो डियर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, सही रूप से समझना और व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, जबकि दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना, ठीक है, और संदर्भों में चीज़ों को समझना, रेफरेंस में समझना, तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि हम दूसरों के अनुभवों से जुड़ पा रहे हैं, तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शन है उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। आगे है, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए।
सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, या सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आंसर 36 का जो सही आंसर होगा कि जो सोहेल है वो असम से पंजाब आया है, तो वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, मिस्टेक करता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो डियर सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में अगर आप उनको अवसर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा वो उस भाषा प्रयोग का, तो वो कम त्रुटियाँ करेगा, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अगला है भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना या मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो एक CCE इसका उद्देश्य क्या होता है भाषा में? तो डियर 37 का बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर एक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाता है, तो वही भाषा शिक्षण का सतत और व्यापक मूल्यांकन का वो उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कि बच्चे कैसे सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाओगे तो यही एक CCE का उद्देश्य है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ हैं? तो ऑप्शन है श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, या पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो आंसर 38 का सही जो होगा, बाल साहित्य उपलब्ध कराने का लाभ क्या होता है कि बच्चों को विविधतापूर्ण जो भाषिक सामग्री है उसको पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना। और ये अवसर जो होता है डियर ये थोड़ा पॉजिटिव में होता है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान में रखिएगा 38 का। ठीक है, तो बाल साहित्य बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो क्या है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना या दूसरों की बात समझना सीखना। तो डियर भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य होता है कि जो विभिन्न स्थितियाँ जो होती हैं डिफरेंट जो सिचुएशन में वो भाषा का कैसे वो प्रयोग करता है, प्रभावी जो प्रयोग करता है, तो वो एक भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य माना जाता है। तो आंसर सही जो होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है मराठी भाषी राजेश भारी को बारी बोलता है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है भारी का उच्चारण बार बार करवाएंगे, राजेश को बताएंगे कि सही शब्द भारी होता है, दोनों भाषाओं का अंतर स्पष्ट करेंगे, या राजेश को डांटेंगे। तो डांट तो बिल्कुल नहीं सकते। ठीक है, तो 40 का सही आंसर जो होगा वो होगा कि दोनों भाषाओं का अंतर स्पष्ट करेंगे, कि जैसे राजेश की जो मातृभाषा वो मराठी है और उसकी अधिगम भाषा हिंदी है, इसीलिए एक भाषा शिक्षक के रूप में उसे दोनों भाषाओं के अंतर को स्पष्ट करके उस त्रुटि को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर जो सही होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग बताना है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो डियर भाषा का जो प्रयोग होता है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है 1968 के त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी, गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। सो 42 को बताना है डियर, आंसर जो सही होगा 42 का वो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। ठीक है, जो 1968 के त्रिभाषा सूत्र में ये वर्णित था कि जो द्वितीय भाषा से तात्पर्य होगा कि जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो आपकी हिंदी भाषी राज्यों में जैसे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी आपकी आधुनिक मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, तो या वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली मोना र वाले शब्दों को ल वाले शब्दों में बोलती है, जैसे रात को लात, उसकी इस त्रुटि को आप कैसे समाप्त करेंगे? ऑप्शन है मोना को र वाले शब्दों की सूची देकर स्वयं र वाले शब्दों का उच्चारण करके उससे अनुकरण व अभ्यास करने को कहेंगे,
उसे र वाले शब्दों की सीढ़ी देंगे या उसे कभी कभार स्वर वाचन नहीं कराएंगे। 43 का सही आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा डियर। खुद उनको क्या बोलोगे आप, र वाले शब्दों का खुद उच्चारण करोगे और उसको बोलोगे कि आप अनुकरण कीजिए जैसे हम बोल रहे हैं, तो उसका अभ्यास करने को कहेंगे। सो 43 का सही आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन होगा। इससे उसकी जो त्रुटि है वो समाप्त की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बताना है, वे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं, वे शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती, विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 44 का सही आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। दो भाषा बोलने वाले बच्चे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण करते हैं क्योंकि शैक्षिक स्तर पर जो होते हैं वो ज़्यादा रचनात्मक होती हैं और मीन्स उनमें सामाजिकता और जो सहिष्णुता है वो पूर्ण रूप से देखने को मिलती है और साथ ही वो जैसे विविध सोच के कारण वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, अगला है, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है रिमेडियल टीचिंग के लिए। ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का या अभ्यास कार्य का। 45 का डियर बताना है, अगर हम उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका सहारा लिया जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन सही होगा डियर, ऑडियो विजुअल का भी लिया जाता है और जो टीचिंग जो मेथड्स होते हैं, शिक्षण विधियाँ और अभ्यास कार्य का, सबका सहारा लिया जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है, तो डियर ये गद्यांश है, तो गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं, तो आप भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। प्रगतिवाद का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से है। इस भौतिक जगत को संपूर्ण सत्य मानकर उसमें रहने वाले मानव समुदाय के मंगल की कामना से प्रेरित होकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना की गई है। जीवन के प्रति लौकिक दृष्टि इस साहित्य का आधार है कि और सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न होता है, लेकिन उसे बदलने और बेहतर बनाने की कामना के साथ प्रगतिवादी कवि न तो इतिहास की उपेक्षा करता है, न वर्तमान का अनादर, न ही वह भविष्य के रंगीन सपने बुनता है। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांचते परखते हुए वह वर्तमान को समझने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर भविष्य के लिए अपना मार्ग चुनता है। यही कारण है कि प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना अनिवार्य विद्यमान रहती है। प्रगतिवादी कवि की दृष्टि सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित रहती है। वह अपने परिवेश और प्रकृति के प्रति गहरे लगाव से प्रेरित होता है तथा जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। मानव को वह सर्वोपरि मानता है। प्रगतिवादी कवि के पास सामाजिक यथार्थ को देखने की विशेष दृष्टि होती है, एक वर्ग चेतना प्रधान दृष्टि। नागार्जुन यदि दुखरंजा जैसे प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतनभोगी मास्टर का यथार्थ चित्रण करते हैं तो सामाजिक विषमता के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए इस सरल यथार्थ को कविता में व्यक्त करने के लिए यथार्थ रूपों की समझ जरूरी है। कवि का वास्तव बोध और वस्तुपरक निरीक्षण दोनों पर ध्यान जाना चाहिए। प्रगतिशील चेतना के कवि की दृष्टि सामाजिक यथार्थ के अनेक रूपों की ओर जाती है। कवि सामाजिक विषमता को उजागर करता हुआ कभी अपना क्षोभ व्यक्त करता है तो कभी अपना सात्विक क्रोध, कभी वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सिंह गर्जना करता है तो कभी शोषण और दमन के दृश्य देखकर अपना दुख व्यक्त करता है। प्रगतिवादी चेतना के कवि को प्रकृति और परिवेश के प्रति कवि का लगाव भी ध्यान आकर्षित करता है। प्रगतिवादी कवि प्रकृति में जिस जीवन सक्रियता का आभास पाता है उसके लिए एक प्रकार का स्थानिक लगाव जरूरी है। तो डियर ये गद्यांश था। अब हम पढ़ लेते हैं ये जो है इसके क्वेश्चन। प्रगतिवादी कवि किससे जुड़ाव महसूस करता है, तो जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो प्रकृति से जुड़ाव महसूस करता है। ठीक है, कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि क्या कहना चाहता है अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो डियर लेखक क्या कहना चाहता है, तो आंसर इसका जो सही होगा 47 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं, तो ये कहना चाहता है कवि कौन सा कथन असत्य है। सो 48 का बताना है, तो जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि प्रगतिवादी साहित्य का आधार है, तो ये असत्य है।
प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है, तो बताना है। तो इसका कारण क्या है, 49 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्रगतिवादी कवि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में लिखता है, तो ये एक कारण माना जाता है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा, तो क्या होगा, तो प्रगतिवाद ही इसमें ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो यही एक शीर्षक होगा। अत्याचार का छंदी विच्छेद जो होगा 51 का, तो अति प्लस आचार। नेक्स्ट है, स्थानिक की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो स्थानिक की तरह कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है, सो वो है आर्थिक। सात्विक क्या है, तो पता है आपको, सात्विक जो है आपका विशेषण है, विशेषता बताया है। दमन का तात्पर्य होता है 54 में दबाया जाना, ठीक है। तो ये अब हमारा आता है पद्यांश। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रूपों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक कर भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अल्पक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। तो ये बताया गया है पद्यांश में। तो कर लेते हैं अब इसके क्वेश्चन। किस अवस्था में कवि ने पैसे बोए थे, तो ये अभी इसमें बताया गया है बाल्यावस्था में, ठीक है। कवि ने पैसों को क्यों बोया था, क्यों बोया था उसने पैसों को, अभी हमने पद्यांश में पढ़ा था, ढेरों पैसे पाने के लिए। पैसे बोने से कवि को क्या प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ है पैसे बोने से, तो डियर थर्ड ऑप्शन सही होगा, कवि की मेहनत बेकार गई। कुछ दिनों बाद कवि ने क्या महसूस किया, तो उन्होंने क्या महसूस किया था कि उसने ममता और लालच का बीज बोया था, उसको फिर फील हुआ था। अगला है, बंजर शब्द का विलोम रूप चुनिए, तो बंजर शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो है उर्वर। हताश शब्द जो है हताश हो जाना, तो ये जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है, भाव है ये। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन। वीडियोस अच्छी लगी हैं सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।